आज के सेशन में सिर्फ हम अगर इल्यूमिनेशन पार्ट का बात करें कि जैसा कि अब तक हम स्लिट लैम्प पे सब कुछ देख लें कि मैकेनिकल पार्ट क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या है, राइट, इल्यूमिनेशन पार्ट क्या है। तो इल्यूमिनेशन पार्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें क्या है, हम ऑप्टिकल पार्ट डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रेज फॉर डायग्नोसिस ऑफ द ऑकुलर ऑर्डिनेक्सा, राइट। अब इस पार्ट को अगर हम सिर्फ देखें ऑकुलर ऑर्डिनेक्सा वाले पार्ट को और लाइट को हम डिवाइड करें तो दो भाग में बेसिकली डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट क्या होगी, डायरेक्ट, और सेकंड पार्ट क्या होगी, इनडायरेक्ट, राइट। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, बहुत लोग सोच रहे हैं हमें तो सब डायरेक्ट ही लगती है, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट लगती है, अच्छी बात है। अगर हम डायरेक्ट वाले पार्ट को डिवाइड करें और इनडायरेक्ट वाले पार्ट को डिवाइड करें तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पैरेललो पाइप्ड। बहुत ये लोग सोच रहे होंगे ये पैरेललो पाइप्ड क्या है। राइट, इस वाले पार्ट को पैरेललो पाइप्ड कहते हैं। अब बात आती है कि ये पैरेललो पाइप्ड है। सेकेंड डायरेक्ट इल्यूमिनेशन किस टाइप की होती है, जो प्रोजेक्शन हम लोग कर सके और इवेल्युएशन कर सके। तो सेकेंड होती है, ये तो समझ में आ रही है, सेकेंड होती है ऑप्टिक सेक्शन। क्या होती है, ऑप्टिक सेक्शन। अब बात आती है कि ऑप्टिक सेक्शन और पैरेललो पाइप में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस इतना है कि ये जो ऑप्टिक सेक्शन है ना, ये 1 to 2 mm तक इसका विड्थ होगा, लाइट का जो ब्रॉडनेस होगी ना, ये विड्थ 1 to 2 mm, ये वाला पार्ट, राइट। अब अगर हम बात करें ऑप्टिक सेक्शन की विड्थनेस कितनी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ऑप्टिक सेक्शन का विड्थनेस की बात करें तो ये इससे लेस होगी, तो कितनी लेस होगी, राइट, इससे लेस होगी तो कितनी होगी, 0.25 mm, राइट। इसे ऑप्टिक सेक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि ये दोनों में इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट तो कुछ कर रहे होंगे, तो इसमें क्या है, कॉर्निया का लेयर इवैल्यूएट कर रहे होंगे, लेंस का लेयर इवैल्यूएट कर रहे होंगे, राइट। बेसिकली लेंस उतनी ज़्यादा नहीं कर पा रहे होंगे बट कुछ हद तक कर लेंगे। बात आती है ऑप्टिक सेक्शन में। ऑप्टिक सेक्शन में क्या ना, स्ट्रक्चरल लेयर ऑफ कॉर्निया और लेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, राइट। अब बात आती है कि ये जो हम फाइंड आउट करेंगे, थर्ड वन क्या होती है, थर्ड होती है कॉनिकल बीम। कॉनिकल बीम ये होती है डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, इतना सारा पार्ट। अब सवाल आती है इनडायरेक्ट में हम क्या सबमिट करेंगे। इनडायरेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि डायरेक्ट में क्या है, जिस पार्ट पे हम फोकस कर रहे होंगे उसी पार्ट पे हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू भी होगा, उसी पार्ट पे हमारा ऑब्जर्वेशनल व्यू भी होगा। और माइक्रोस्कोपिक व्यू और जो इल्यूमिनेशन है दोनों का जो एंगल होती है वो हमें हमेशा एक दूसरे से मतलब क्या बोलता है, कोइंसाइड होना चाहिए। डायरेक्ट में कितना एंगल होना चाहिए, पैरेललो पाइप के लिए 50 डिग्री एंगल माइक्रोस्कोप व्यू से इल्यूमिनेशन व्यू का, राइट। अब आती है ऑप्टिक सेक्शन जो पार्ट है इसका इल्यूमिनेशन कितना होनी चाहिए, कितने डिग्री एंगल से, तो आप 30 to 50 एंगल तक जा सकते हो, राइट, माइक्रोस्कोपिक व्यू से। कॉनिकल बीम क्या होती है, ये जो पैरेललो पाइप है ना, इसको क्या करो आप लेंथ वाइज क्या है शॉर्ट कर दो। तो जब लेंथ वाइज शॉर्ट करोगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में लाइट बन जाएगी, राइट। बहुत कह रहे हैं हमें तो सर्कल दिखती है, तो मान लो सर्कल ही है, इतना छोटा होता है। अब क्या है, इसकी यूज करो। अब बात आती है ये सब सारे यूज हम किस चीज़ के एवेल्युएशन में कर रहे हैं वो आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या है, रेट्रो इल्यूमिनेशन। अब रेट्रो इल्यूमिनेशन का क्या मतलब होता है, रेट्रो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि जिस पार्ट पे हम लाइट का प्रोजेक्शन कर रहे हैं उस पार्ट को इवेल्युएट नहीं करेंगे, उससे रिफ्लेक्ट होने वाली पार्ट से अब उसके आगे वाले पार्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर से रेट्रो इल्यूमिनेशन का कहने का मतलब होता है या पीछे वाले पार्ट को, मतलब ये जो मोस्ट पोस्टेरियर पार्ट है इस पे लाइट को एक्सपोजर दोगे, उससे इंटीरियर वाले पार्ट को आप इवेल्युएट करोगे या एग्जामिन करोगे कि इसमें क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। अब देखेंगे हम आगे इसमें कि रेट्रो इल्यूमिनेशन कितने टाइप के होते हैं। ये एरिस से कॉर्निया का भी एग्जामिनेशन कर सकते हो और रेटिना से एरिस वाले पार्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हो रेट्रो इल्यूमिनेशन से। अब इसमें और क्या होता है, अब इसमें एक होती है स्क्लेरोटिक स्कैटर। अब स्क्लेरोटिक स्कैटर क्या होती है, स्क्लेरोटिक स्कैटर बेसिकली क्या होती है, लो इल्यूमिनेशन में करना होता है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, लो इल्यूमिनेशन में करोगे, राइट। एंगल क्या है, लाइट आप लिम्बल वाले पार्ट पे फेंको,
मान लो कि ये अगर आई है, ये प्यूपिल है, तो ये लिम्बस है, तो यहाँ पे लाइट रखो। इस वाले पार्ट में क्या हो रही थी, लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही होती है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्निया का लेयर आप आसानी से डायग्नोसिस कर पाते हो। एक और होती है इसी में स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, राइट। अब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली इसकी जब इन्वेंशन की गई थी ना, ये जोन ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से। अब जोन ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, मान लो कि सपोज ये पार्ट कॉर्निया है, राइट। अब यहाँ पे इस एंगल से लाइट दी जाएगी और इस एंगल से, मतलब इसमें हमेशा एंगल आई इजकल टू एंगल आर की प्रिंसिपल प्ले हो रही होगी। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या 10 से दे दें, 10 × 10 मतलब 10 आई इंटू आर मतलब 10 × 10, नहीं, इसमें हमेशा 50 × 50 मतलब दोनों एक दूसरे पे एंगल 50 का रहना चाहिए। अब जब ये 50-50 का एंगल होगा तो इससे क्या होगा, इतना ज़्यादा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा ग्लेजिनेस रेटिना वाले पार्ट पे दिख रहा होगा ना, कि अगर कोई डिवेरिस वगैरह या कोई एबनॉर्मेलिटी इंटीरियर कॉर्निया के ये इंटरनल इंडोथेलियम वाले पार्ट पे हो रही होगी ना, तो क्या होगा कि ये टोटल पार्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ये तो पहले डार्क दिखेगा, जहाँ जहाँ लाइट नहीं है वो सारा डार्क दिखेगा, राइट। अब जब ये सारा पार्ट डार्क दिखने वाला है तो जो इंडोथेलियम लेयर है कॉर्निया का, ये वाला पार्ट ना मोजाइक गोल्डन टाइप की दिखेगी। क्या दिखेगी? गोल्डन मोजाइक मॉडल की तरह दिखेगी। अब उससे बेनिफिट क्या है, जब ऑपरेशन वगैरह होती है या जब सर्जरी होती है तो उसमें क्या होता है, एंडोथेलियम का लेयर चेंज हो जाता है। या अगर नहीं भी चेंज हुई है, नॉर्मल रेटिनल क्लिनिकल अगर रेगुलर क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज कर रहे हो, तो मान लो कि एंडोथेलियम लेयर में कोई किसी तरह की डिवेरिस वगैरह अगर है तो आप इससे चेक कर सकते हो। तो कोई इससे बेनिफिट क्या है, बाकी टू एज रिस्पेक्ट टू ये डिजनी टाइप का रिफ्लेक्शन हम लोग डिस्कस किए। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इस रिफ्लेक्शन का यूज करोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि यहाँ कोई डिवेरिस है, राइट, तो क्या है, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, वो पार्टिकुलर पार्ट इतना ज़्यादा ग्लेजिनेस करेगा कि रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको ब्लैक दिख रहा है, और ये वाला पार्ट जिस पे आप लाइट रखे हो ना, ये तो आपको ग्रे दिखेगा। अब पेशेंट को आप कह सकते हो कि आप हर गेज में, राइट, अब गेज बहुत को नहीं समझ में आ रहा होगा। गेज कहने का मतलब ये जो 9 कार्डिनल गेज होती है ना, अप डाउन रेट्रो लीवो अपराइट लीवो डाउन, राइट, ये सारे पार्ट में आई मूव कर सकता है पेशेंट इस वाले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में, और आसानी से आप एंडोथेलियम लेयर का चेंजिंग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। और जिस पार्ट में अगर डिवेरिस है, अगर वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो वो साइनिंग नहीं देगी, और रेस्ट ऑफ द कॉर्निया हमेशा साइनिंग दे रही होगी। साइनिंग मतलब ग्लेजिनेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्पेकुलर पार्ट की प्रॉफिट है, बेनिफिट है। अगर डिस्कस हम करें दूसरे पॉइंट व्यू से, अगर देखें कि ये सारा पार्ट का अगर हम रिफ्लेक्शन देखें आई पे डायग्राम बेसिस पे, तो क्या रहेगी। ये तो एक ग्रॉस डाटा हम बता दिए कि ये ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, हाँ ये तो मुझे भी आता है, करना क्या है वो कैसे पता चलेगा, राइट, करना क्या है हम वो देखते हैं। बेसिकली अगर हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस किए तो उसमें हमने ये कहा कि पैरेललो पाइप का शेप कैसा होता है। सपोज मानो कि ये आई है, राइट, ये आई है। अब ये जो आई का पार्ट है, इस पर अगर हम देखें तो मानो ये आई है, इसमें ब्रॉड बीम हम देंगे, राइट, ब्रॉड बीम देंगे, ब्रॉड बीम दिए, लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, राइट, इस टाइप से। अब बहुत लोग सोच रहे हैं ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो समझ में आ रहा है। अगर हम इसको ब्लैक से चेंज कर देते, राइट, ताकि समझ में आए कि रिफ्लेक्शन कहाँ से है, एब्जॉर्वेशन कहाँ करनी है। ये पार्ट अगर हम चेंज कर दें, राइट, तो आप ऐसे सोचो, ब्रॉड बीम लाइट आई, राइट, अब आप इसकी यूज कर सकते हो। अब क्या है, ये तो लाइट है, ये लाइट सोर्स है। इस वाले लाइट सोर्स में जब आप ये फाउंड आउट करना है कि आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए, ये वाले पार्ट में। बहुत लोग सोच रहे हैं इस माइक्रोस्कोपिक व्यू से हमें क्या प्रॉफिट है। ऐसा है, ऑकुलर एडेनेक्सा फाइंड आउट करने में पैरेललो पाइप बहुत हेल्प कर रहा होता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑकुलर एडेनेक्सा अब क्या होती है। ऑकुलर एडेनेक्सा कहने का मतलब है आईब्रो, आई लैसेस, ओवरऑल स्क्लेरा, लिम्बस, कॉर्निया, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह। आप इससे मेबोमियन ग्लैंड का फंक्शन, ग्रे लाइन, ये सब एब्जॉर्ब कर सकते हो आसानी से। अब बात आती है कि पैरेललो पाइप का लाइट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इस शेप का होता है, ये तो सबको समझ में आ रही होगी, राइट, ये इस शेप का होता है और विड्थ कितना होता है 1 to 2 mm।
ये तो समझ में आई, कॉर्निया का आसानी से लेयर आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है कि ये जब ओकुलर एडेनेक्सा फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इसमें भी रे दो टाइप की होती है। ये फोकस्ड रे है, ये कौन सा रे है? फोकस्ड है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोकस और डिफ्यूज क्या होती है। ये फोकस्ड रे है। अब बहुत लोग ये डाउट होंगे कि फोकस्ड रे क्या होता है। एक होता है डिफ्यूज रे। अब डिफ्यूज रे बेसिकली मोस्ट ऑफ द आई थिंक सो जिन्हें पता है वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो प्रॉब्लम ये होती है कि डिफ्यूज रे को क्या है, फोकस्ड रे को ही लोग डिफ्यूज रे मान लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस्ड रे एक्चुअली स्लिट लैम्प में फॉर्मेशन करने के लिए ना एक स्पेशल मिरर आती है, राइट, उसको उसमें हैंग की जाती है, तब उससे लाइट उससे फॉल को, अगर मान लो कि डिफ्यूज लाइट से हम यूज कर रहे होते हैं तो ऐसे दिए होते हैं, ऐसे मतलब ये पूरा लाइट आई भर गया होता, अब हम फोकस कर रहे होते किसी एक पार्ट पे, तो उसे डिफ्यूज लाइट बोलते हैं। बट ये क्या है? फोकस्ड लाइट है। अब फोकस और डिफ्यूज में बस यही डिफरेंस, और कोई ज़्यादा नहीं है। बेसिकली लोग फोकस्ड को ही डिफ्यूज मान के काम कर रहा होता है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाली है। बट ये थोड़ा सा हम डिस्कस ऐसे ही कर लिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि गलती हम कहाँ कर रहे होते हैं। पैरेललोपाइप ओकुलर एडेनेक्सा का फॉर्मेशन वगैरह हम लोग देख लिए, राइट। अब बात आती है कि सेकंड सेक्शन में क्या कर रहे होंगे हम, ये तो समझ में आ गई पहले वाले सेक्शन में। अगर हम सेकंड सेक्शन का बात करें तो सेकंड सेक्शन हम डिस्कस क्या किए थे? पैरेललोपाइप ऑप्टिक सेक्शन, राइट। अगर ऑप्टिक सेक्शन को हम देखें तो ऑप्टिक सेक्शन बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, राइट। ये है ऑप्टिक सेक्शन। अभी ऑप्टिक सेक्शन उसमें डिफरेंस बस यही है कि इसका जो बीम है ना वो कम हो जाएगी, और बीम कम होने से क्या होगी? स्ट्रक्चरल लेयर को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये अगर डायरेक्ट इल्यूमिनेशन है, राइट, ये अगर डायरेक्ट इल्यूमिनेशन है तो हमारा फोकस इस वाले पार्ट पे होना चाहिए। अब इस वाले पार्ट का कहने का मतलब है ये जो हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो हम माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है? स्ट्रक्चरल लेयर, मतलब एक एक लेयर का डिफरेंस इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो, कॉर्निया का, लेंस का, क्रिस्टलाइन लेंस का। और अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये लेंस में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? वैक्यूल्स वगैरह हो जाना, एक्वस क्रैक हो जाना, तो ये सब सारे फाइंड आउट कहीं ना कहीं इसी में हेल्प कर रही होती है आपको फाइंड आउट करने में, राइट। अब इस वाले पार्ट को अगर हम हटा दें तो अब डाउट आ रही होगी कि कॉनिकल बीम को हम कैसे करेंगे। कॉनिकल बीम बेसिकली क्या है? अब तक जितने भी परफॉर्म कर रहे थे ना वो कॉनिकल बीम कहीं ना कहीं उसी के सेम टाइप के परफॉर्मेंस हम कॉनिकल बीम में भी करेंगे। ये सपोज नॉर्मल है, ये कॉर्निया, ये तो समझ में आ रही। कॉनिकल बीम क्या करना है? मान लो ये लेंस है, राइट, ये वाला पार्ट लेंस है। कॉनिकल बीम में हम ऐसा लाइट प्रोजेक्शन करेंगे, एंगल बिल्कुल पास होगा, क्योंकि कॉनिकल बीम हम बेसिकली, अब सपोज मानो ये क्या, एक्वस वाले पार्ट है, ये क्या है, विट्रस वाला पार्ट है, ये एक्वस है, ये विट्रस है। कॉनिकल बीम में हमें अगर एक्वस पार्ट में फोकस करनी है तो हम इस वाले लाइट को क्या करेंगे? इस स्क्वायर के फॉर्म में बनाकर इसको शेंड करेंगे। अब ये क्या, स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी, राइट। अब जब ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गई है तो स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड होती है कि लाइट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे आएगी। तो सपोज जब फर्स्ट टाइम में हम ये पैरेललोपाइप देखे थे, राइट, तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? जो ये पैरेललोपाइप है इसको लेंथ वाइज अगर शॉर्ट करोगे ना तो ये बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म में लाइट बन जाएगी। जिसे ये समझ में आ रही है वो समझ रहे हो। अब जब ये बन गई है ना तो लाइट आप इस वाले पार्ट से फेंको, राइट, ये बिल्कुल ऐसे स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगी, स्क्वायर बन गई। अब अपना एब्जर्वेशन सिस्टम क्या है ना वो यहाँ पे लगाओ आप, क्या है, एब्जर्वेशन सिस्टम यहाँ से लगाओ। अब यहाँ से आपको लाइट इस पर प्रोजेक्ट करो, ये आपको बहुत ही क्लियर इमेज दे रही होगी। यहाँ तक आई थिंक सो सबको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब कभी कभी लोग सोच रहे होंगे क्या सिर्फ इस एक्वस ट्यूमर पार्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इससे विट्रस ट्यूमर भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी रे को अंदर की ओर ले जाओ। तो आप कहो कि इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है कि एक्वस ट्यूमर में कोई प्रोटीन, फ्लेयर्स, डिपॉजिटेड प्रोटीन अगर है, फाइंड आउट है, सेल वगैरह आ गई है, तो आप एक्वस ट्यूमर में इसको क्या सेक करके ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। वो ऑलरेडी हम लोग मैकेनिकल पार्ट में देखें कि इसको सेकिंग कैसे कर रहे थे, तो ये सेक करके आप इसे आसानी से इवेलुएट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप विट्रस ट्यूमर वाले पार्ट पे भी इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर ये पार्ट समझ में आ गई है तो अगर हम नेक्स्ट देखें इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। अब इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन का अगर हम डिस्कशन देखें तो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में बेसिकली ये सपोज कॉर्निया, राइट, और ये वाला पार्ट एरिस है, जैसा कि अब तक हम डिस्कस करते आए हैं।
ये वाला पार्ट, इसमें भी एरिस है, राइट, एरिस है। अब रेट्रो इल्यूमिनेशन होता क्या है बेसिकली, ये है ना कि ऐसे लाइट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट किए, लाइट इस पे गई, फिर यहाँ से भी लाइट आई, लाइट इस पे गई, राइट, लाइट यहाँ पे फॉल गई। हम यहाँ से मैग्नीफिकेशन लगाएंगे इस वाले पार्ट पे या फिर इस वाले पार्ट पे, कहीं पे भी आप एक जगह लगा लो। इससे क्या होगा कि इससे रिफ्लेक्शन जैसे ही बाउंसिंग बैक होकर आएगी ना ये वाला यहाँ पे, तो एक मैग्नीफाइड व्यू देगी आपको बिल्कुल कि इस वाले रीजन में, एस्ट्रोमा में, जो और भी जो लेयर एडेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या सीन चल रहा होगा। ये स्पेकुलर, ये एक्चुअली क्या है, रेट्रो इल्यूमिनेशन का पार्ट, मतलब रेट्रो मतलब पीछे वाले पार्ट को इल्यूमिनेट करना, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो ग्लो हम एब्जॉर्ब कर रहेंगे ये वो होगी। अब इसी पार्ट को दूसरे स्टेप में अगर हम देखें, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, अगर सेकंड में देखें तो क्या है, मान लो कि अब हमें ये वाला पार्ट, मान लो कि इसमें होल है या मोल है एरिस में, सपोज ऐसी हो सकती है ना, मान लो कि ये वाला पार्ट है कि ये ऐसा है और ये एक ऐसा है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये होल है और ये मोल है। अब ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि आगे से जब आप कोई नॉर्मल प्रोजेक्शन करोगे तो ये आप जज नहीं कर पाओगे। तो ये होल है या मोल है ये फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम करो, तो बहुत लोग से यहाँ लेंस भी होगी, बिल्कुल लेंस होगी। रेट्रो इल्यूमिनेशन क्या करना है, लाइट को आप इस प्रोजेक्शन से एंट्री करवाओ, बिल्कुल इस वाले एंगल से। अभी अभी से लाइट को रेड से डिनोट किए तो हम रेड से ही देखेंगे, राइट। ब्लैक यूज करने में माइट भी आप कंफ्यूज हो जाओ, बिल्कुल नहीं, राइट। लाइट को हम इस वाले पार्ट से इल्यूमिनेट करेंगे। अगर हम इल्यूमिनेट करते हैं, लाइट यहाँ से रे घुस गई ना, अब ये पूरा रेटिना ग्लो कर गया, मतलब बहुत सारी लाइट बाउंसिंग बैक आ रही है, राइट, ये भी आ रही है बहुत सारी, अब ग्लो हो गई है। अब लाइट यहाँ भी आएगी, लाइट यहाँ भी जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ आई है और यहाँ आई है, फ़र्क है, यहाँ आई है तो लाइट बैक आ जाएगी। अगर लाइट आपको बैक दिखाई दे देती है आपके इस वाले माइक्रोस्कोपिक व्यू वाले पार्ट पे, सपोज मानो, तो आप ऐसा मान लो कि ये होल है, मतलब अब ये कहीं ना कहीं क्या है, फोटोफोबिया क्रिएट करेगा, हाँ, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगी। बट अगर ये ब्लैक होगी, मोल होगी, मोल आई थिंक सो जो तिल कहते हैं, तो ये अगर मोल होगी तो ये लाइट इससे क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये फाइंड आउट आप करने में रेट्रो इल्यूमिनेशन का हेल्प कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। बेसिकली ये फंडा है इसका। एंगल इसमें भी आप सिचुएटेड कर सकते हो 10 to 30 डिग्री के आसपास, राइट, क्योंकि 10 to 30 डिग्री से ही लाइट बिल्कुल आई के अंदर चली जाएगी, उससे आप ग्लो कर सकते हो। अब सवाल आती है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें आई गेज हमेशा मूव करती रहेगी। अगर हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या है, इतना ज़्यादा ग्लो हम इस वाले पार्ट पर देंगे, फिर से हम ब्लैक यूज कर रहे हैं, रे आई थिंक रेड से यूज किए तो रेड ही हम डिनोट करेंगे, जो कि आपको हेल्प करे समझने में, राइट। अगर हम इस वाले पार्ट से लाइट दिए हैं ना, यहाँ पे आई है लाइट, राइट, अब यहाँ से लाइट मान लो एक रे तो नहीं आएगी ना, बहुत सारे लाइट है, इस पर फोकस करो और यहाँ से ऑब्जर्वेशन पार्ट कर रहे हो, राइट, वही जो ऐसे ऑब्जर्व करते हो, माइक्रोस्कोपिक व्यू लगाओ यहाँ पर। अब क्या है, इतना ज़्यादा ये ग्लेजिनेस करेगा कि अगर इस सोचो कि इतना ज़्यादा ये ग्लेजिनेस कर रहा है और पेशेंट को बोलो कि आई को मूव करने, ऑल गेज में आई मूव कर रहा होगा कंटिन्यूसली, ऐसे अपर लोअर डाउन, ये अब जब ये आई मूव कर रहा होगा तो क्या होगा कि जिस पार्ट में डिवेरिस होगा वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और बाकी कॉर्निया तो लाइट रिफ्लेक्ट कर ही रही है। और नॉर्मली अगर कॉर्निया है तो इसमें क्या मोजाइक मॉडल तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मोजाइक मॉडल दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है। अगर मोजाइक मॉडल में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो आप समझ जाओ कि किसी गेज में आई मूव करेगी। अब बेसिकली ये सर्जरी के बाद इसमें अल्टरेशन आ रही होती है, राइट, वक्यूल अगर वाटर वगैरह इसमें जम गया हो, गटाटा जिसको बोलते हैं, वो फॉर्मेशन हो रही हो, तो ये सब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्लियर क्रिस्प व्यू इसमें आप गेट कर सकते हो। पेशेंट हमेशा कंटिन्यूअस आई को मूव करता रहेगा। अब बात आती है, ये वाले पोर्शन तो समझ में आ गई, अब आती है लास्ट वाला जिसे हम स्क्लेरोटिक एस्कटर बोल रहे थे, उसकी फंक्शन क्या है, राइट। अगर हम स्क्लेरोटिक एस्कटर की पार्ट देखें तो उसमें ये है, यहाँ से लाइट आ रही है, हमें लिम्बल वाले रीजन को ग्लो करवाना है, जिससे क्या होगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन बन रहा होगा, और लाइट यहाँ तो ऐसे बाहर आ ही रही होगी, राइट। तो इसमें क्या हो रहा होगा ना कि रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, इसमें ग्रे दिखेगा, और जहाँ कोई एबनॉर्मलिटी होगी वो ब्लैक दिखेगी। इसमें इल्यूमिनेशन लो रखना है, ब्लैक से इसलिए हम यूज किए, राइट।
और लिम्बल वाले पार्ट से ये एब्जॉर्ब कर सकते हो। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हो जाती है। अब फर्क आती है, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब बात आती है यहाँ पे कि जितने भी इल्यूमिनेशन पार्ट हमने देखे, कवर अप जो भी किए, उसमें फाइनल कंक्लूजन ये निकालनी है कि इसका हम बेसिकली यूज कैसे करेंगे। अब अगर हम एक बात बताएं यहाँ पे, जब स्टार्टिंग में हम ये वर्ड यूज किए थे ओकुलर एडेनेक्सा, राइट। ओकुलर एडेनेक्सा का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट जो है ना, अब सवाल आती है कि वो इल्यूमिनेशन तो ठीक है, ओकुलर एडेनेक्सा होता क्या है? लैस, लीड, ग्रे लाइन, म्यूबोमियन ग्लैंड, ये सारा आप पहले से जान कर रखो, राइट। कैसे एब्जॉर्ब करना है, मतलब ये नॉर्मल पहले आप देखो, राइट। फिर जब आप नॉर्मल समझ जाओगे ना, तब वो लाइट का यूज करके एबनॉर्मलिटी समझ पाओगे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें ग्रॉस आइडिया दें, मान लो कि ये सपोज आई है, राइट। अब अगर हम ऐसे देखें, राइट, ये आई है, जैसा हम पहले भी यूज कर चुके हैं, वो रेड से आई है लाइट, राइट। ये लाइट आ रही है, यहाँ माइक्रोस्कोपिक व्यू लगाए हुए हैं, राइट। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये तो समझ में आ रही है। अब सवाल आती है कि हम हर एक पार्ट को हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एक एक पार्ट को हम डील करें ना, तो सपोज ऐसे सोचो, मान लो कि पहले पैरेललो पाइप लगाया हो, राइट, या फोकस या डिफ्यूज लाइट से स्टार्ट करते हैं। मान लो डिफ्यूज लाइट प्रोजेक्ट की हो। जब डिफ्यूज लाइट प्रोजेक्ट की हो ना, तो आप आईब्रो, आई लैश वगैरह ये सब फाइंड आउट कर रहे होगे। सेकेंड की बात आती है पैरेललो पाइप से, मेबोमियन ग्लैंड। बहुत लोग सोच रहे होंगे मेबोमियन ग्लैंड को हम कैसे फाइंड आउट करें। आप नॉर्मली क्या करो, पेशेंट जब सीटिंग पोजीशन पे हो ना, तो नॉर्मली आप आईलैश को थोड़ा ऐसे इवर्ट करो, हल्का प्रेस करो, उससे क्या ना ऑयल ड्रॉप टाइप की ग्रे लाइन के पास देखोगे आप, वहाँ पे आ जाएगी, मतलब वो मेबोमियन ग्लैंड है। मेबोमियन ग्लैंड की फंक्शन है, अब वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है। अगर हल्का प्रेस से ड्रॉपलेट्स आ जाती है तो, अगर नहीं आती है तो मानो एबनॉर्मलिटी है। अब बात आती है नहीं आती है तो क्या आएगी, वाइट टूथपेस्ट टाइप की उससे निकल रही होगी, राइट। सेकेंड आती है कि आई लैसेस में हम लोग क्या देखेंगे। आई लैसेस में क्या होता है, कभी कभी आई लैसेस इनवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाती है, कभी आई लैसेस आउटवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाती है, राइट। तो जो आईलैसेस इनवर्ड मूव कर गई है, जो आईलैसेस आउटवर्ड मूव कर गई है, तो आप लोग को पता है कि जो ओरिएंटेशन होती है पार्टिकुलरली रे की, ये दो में होती है। अब अगर इनवर्ड चली गई, जिसे ट्रैकियासिस कहते हैं, राइट। मान लो पूरा आईलिड ही अंदर की तरफ चला गया, इंट्रोपियन, पूरा आईलिड बाहर की तरफ चला गया, एक्सट्रोपियन, तो ये फाइंड आउट आप करो। अब बात आती है कि ये सब हम ही को फाइंड आउट करना, बिल्कुल आप एग्जामिनर हो तो आप ही करोगे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे हमें पता कैसे चलेगा ये एक्सट्रोपियन या इंट्रोपियन है। पहले आप अपने बैचमेट या अपने जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो, एक नॉर्मल आई को पहले इवेलुएट करो, ये सब पार्ट कोशिश करो, देखो कि उसमें होती क्या है। अब आप एबनॉर्मलिटी पार्ट पे जाओ, तब फाइंड आउट करोगे। अब कहोगे कॉर्निया में क्या यूज करेंगे, एपिथेलियम का चेंज देखने की कोशिश करो। कॉनिकल बीम से एक्वस फ्लेयर, नॉर्मल में पहले ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको नॉर्मली ऑब्जर्व हो नहीं रहोगी। बट आप जब एबनॉर्मल को देखोगे ना पहली बार, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब नॉर्मल पे ही प्रैक्टिस नहीं कर रखे हो, तो एबनॉर्मल कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या चल रही है। तो पहले नॉर्मल देखो, फिर एबनॉर्मल पे जाओ। अब सवाल आती है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये इतना आसान है, ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है। ये जितना आसान से हम बता दें ना, रे यहाँ प्रोजेक्ट करो, वो देख लो, ये देख लो, ऐसे हो नहीं रहा होता एक्चुअली। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर डे करो प्रैक्टिस। एक रे को एक दिन ही करो, जरूरी नहीं है सारा रे एक दिन कर ले, क्योंकि सारा रे करोगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब में एंगल कहीं ना कहीं 50-60 के आसपास है। मुश्किल से कॉनिकल बीम में 10 डिग्री का थोड़ी सी चेंज है, राइट। किसी में मैग्नीफिकेशन कम करनी है, ऑप्टिक सेक्शन में थोड़ी मैग्नीफिकेशन बढ़ा देनी है। अब बढ़ा देनी कितना, 10x से बढ़ा दो, 15x ले जाओ, 20x ले जाओ, राइट। नॉर्मली 10x से तो सब देख ही रहे होते हो, यहाँ पे ये बात आ जाती है। अब लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे रे से कुछ भी फेंक कर हम कुछ भी तो देख ही लेते हैं। सही है, आप कुछ भी रे यूज करके कुछ भी ऑब्जर्व कर लेते हो, ये सही है। बट एक रे का, पार्टिकुलर रे का जो यूज है ना, वो उस टाइम आप तभी कर पाओगे जब उस रे का प्रैक्टिस आप पहले से कर चुके हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस पहले से रे का किए हुए आप फाइनल रे पे नहीं आ सकते हो। एक दिन अचानक से आप कॉनिकल बीम फॉर्मेशन नहीं कर लोगे, आपको पर डे कॉनिकल बीम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कॉनिकल बीम पैरेललो पाइप का लेंथ को कम करो। विड्थ तो वही है, विड्थ को भी कम करो। बहुत लोग सोच रहे होंगे उसकी विड्थ कंट्रोल में नहीं आती है।
विड्थ कंट्रोल नहीं आती है। मैकेनिकल पार्ट में तो हम डिस्कस कर ही रखे हैं विड्थ कंट्रोल कैसे करते हैं, बहुत सारे पार्ट में विड्थ कंट्रोल की बातें हम लोग देख चुके हैं। तो आप ये सब सारा पार्ट को एक बार ध्यान से देखो। अब बात आती है एक्वस में, तो बता दिए फ्लेयर्स वगैरह होगी, प्रोटीन्स वगैरह होगी, वो देखो। विट्रस में भी सेम पार्ट है। बहुत लोग सोच रहे होंगे रेटिना वाले पार्ट में क्या देखें, रेटिना वाले पार्ट में भी आप देख सकते हो आसानी से, राइट। एक्स्ट्रा जो लेंस यूज करते हो ना 20 डायप्टर 90 डायप्टर, उससे रेटिना ही तो इवेलुएट कर रहे होते हो। अब सवाल आती है कि ये सब सारा पार्ट कॉर्निया के इवेल्युएशन में बहुत को डाउट आ रही थी कि हमें तो पता ही नहीं चलता देख क्या रहे थे। नहीं पता चल रही तो रोज बेंगाल का यूज करो, नॉर्मल फ्लोरोसेंस का यूज करो। उसमें अगर टीयर फिल्म का ब्रेकअप ये सब एब्जॉर्ब कर सकते हो। कोबाल्ट ब्लू फिल्टर ले जाओ, फ्लोरोसेंस लगा दो, अब क्या होगा कि वो सारा ग्रीन ग्रीन दिख रही होगी। अब अगर टीयर ब्रेकअप हो रही है तो जहाँ ब्रेकअप हो रही है वो उसको ब्लैक दिखेगा। अब से बहुत लोग सोच रहे हैं ये हो क्यों रहा है। एक्चुअली क्या है, ऑरेंज का वेवलेंथ और ब्लू का वेवलेंथ अगर विबजियोर पे हम देखें तो हम लोग कोबाल्ट ब्लू दे रहे हैं, मतलब लो वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रहे हैं, और हम लोग इसमें एब्जॉर्ब क्या करेंगे, ग्रीन इमेज, मतलब उससे लो वेवलेंथ लाइट देकर हाई वेवलेंथ का लाइट हम लोग इमिट आउट कर पा रहे हैं वो फ्लोरेसेंस डाई देने के लिए, राइट। तो इसलिए बेसिकली हम लोग डाई का यूज कर रहे होते हैं। टीयर फिल्म एवेल्युएशन करो, कॉर्निया का एक स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन करो। अगर उसमें मान लो कि लेयर में, इपिथेलियम लेयर में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो क्या है, डाई वहाँ पे स्टक कर जाएगी। तो उससे भी आप ये समझ सकते हो कि वो इपिथेलियम लेयर पे फॉल्ट आ रही है। फिर अगर इससे आगे थोड़ा देखें तो आप क्रिस्टलाइन लेंस का कैटरैक्ट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, वैक्यूल्स वगैरह क्यूज उसमें क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है, पोस्टेरियर एपिथेलियम कहीं ग्रो तो नहीं करेगी कैटरैक्ट ऑपरेशन के बाद जो नॉर्मली हो जाती है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैटरैक्ट मैच्योर्ड है, इमैच्योर्ड है। तो नॉर्मल लेंस का पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद एबनॉर्मलिटी पे आप डिपेंड करो। नहीं तो अचानक से एबनॉर्मलिटी में हम समझोगे नहीं, नॉर्मल ही नहीं पता है तो एबनॉर्मल क्या फाइंड आउट करोगे, राइट। सो आई थिंक सो अप टू दिस ओवर।